माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम जीओसी के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट में कैटाइन एनाइन के बारे में और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बच्चों हम डिस्कशन कर रहे थे। आज बच्चों हम एसिडिक स्ट्रेंथ को ही कंटिन्यू करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस के बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे। बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको एच हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी चेक करना होता है। जैसे बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम यहां पर डिस्कस करें, CH3 CH2OH, यहां पर बच्चों एक फ्लोरीन लगा दिया गया है। दूसरा फोटो बच्चों आपको यहां पर CH3 COOH लगा दिया गया। अब इन दोनों में बच्चों आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने से पहले आप ये देखिए, ये क्या है? अल्कोहल है और ये क्या है? एसिड है। और एसिड और अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है? एसिड का ज्यादा होता है। तो दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ B इज ग्रेटर देन A। और यहां पर जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका K ज्यादा, मतलब K पूछा जाए तो आगे से देख लेना, PK पूछा जाए तो पीछे से देख लेना और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां पर बच्चों एक फ्लोरीन लगाया और एक और फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन लगा दिए हमने। इसमें हमने 3 फ्लोरीन लगा दिए और एक जो है हमने 1 फ्लोरीन लगाया। अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करने जा रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में बच्चों H हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। तो H प्लस हटाया, एनाइन बनाया, H प्लस हटाया, एनाइन बनाया, H प्लस हटाया, एनाइन बनाया। तीनों जगह H प्लस हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी आपने चेक करा। अब देखिएगा फादर का कौन सा इफेक्ट लगा? -I। यहां 3 फादर का कौन सा इफेक्ट लगा? -I। और यहां 2 फादर का कौन सा इफेक्ट लगा? -I। तो बच्चों सबसे पहले मैंने देखा तीनों एसिड है और तीनों एसिड में जब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं तो एसिड से H हटाया, एनाइन बनाया और इस एनाइन को न्यूट्रल करना आपको आता है। कैसे न्यूट्रल करें? देके या लेके? सब इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप इस एनाइन को स्टेबल करेंगे। तो -I बच्चों सबसे ज्यादा लग रहा है B में, उसके बाद A में, उसके बाद जो है C में। तो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस के बारे में हम बात करें, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा बनेगा B में, उसके बाद A में, उसके बाद C में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बच्चों सबसे ज्यादा होगा B का, उसके बाद A का, उसके बाद C का। तो यहां पर A का वैल्यू जो है वो अगर K पूछा जाए तो आगे से देखो, PK पूछा जाए तो पीछे से देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। मान लीजिए कोई एसिड आपको गिवन ही नहीं है और इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया गया और क्वेश्चन है CH3CH, दूसरा CH3CH एंड तीसरा CH2 डबल बॉन्ड CH। अब साहब आप क्या करेंगे? H हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे। तो यहां से बच्चों जब हमने H हटाया तो एनाइन sp कार्बन पर आया, ठीक है। यहां से बच्चों जब हमने H हटाया तो एनाइन sp कार्बन पर आया। यहां से बच्चों जब हमने H हटाया तो एनाइन sp2 कार्बन पर आया। अब साहब डाउट आता है कि sp और sp2 में से En किसका ज्यादा है? तो साहब sp का En ज्यादा है। तो ये तो कंफर्म है बच्चों, ये दोनों एनाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस एनाइन। तो यहां पर जब ये ज्यादा स्टेबल है तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बच्चों दोनों जगह sp कार्बन पे आ रहा है। अब मैं मिथाइल का +I इफेक्ट लगाऊंगा। +I यहां इलेक्ट्रॉन देकर इस चार्ज को बढ़ाएगा। चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेबल कॉन्जुगेट बेस के बारे में पूछा गया तो सबसे ज्यादा A, उसके बाद B, उसके बाद C। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए सबसे ज्यादा A, फिर उसके बाद B, उसके बाद C। और K पूछा जाए तो आगे से देखो, PK पूछा जाए तो पीछे से देखो। और यहां पर जो है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो बच्चों यहां पर दिस इज
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में बच्चों आपको H हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी देखना है। और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो हमारे एग्जाम में आते हैं यार। ऐसे क्वेश्चन पिछले 10 सालों में हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। सेम क्वेश्चन बच्चों नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों आया? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। देखो वहां से क्वेश्चन उठकर आ गया है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए बच्चों आपको दे दिया CH3 CH2SH, एक दे दिया बच्चों आपको CH3 CH2OH। अब साहब यहां पर कंपैरिजन, दोनों एसिड नहीं है, ठीक है। तो साहब यहां पर आप क्या करेंगे, H हटाएंगे और एनाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे। यहां पर H बच्चों ऑक्सीजन पे आ रहा है और यहां पर बच्चों H जो है शाहरुख खान पे आ रहा है। अब दोनों H अलग अलग, दोनों एनाइन जो है, यहां एनाइन ऑक्सीजन पे आ रहा है या एनाइन शाहरुख खान पे आ रहा है, दोनों जगह एनाइन जो है सेम टाइप के एटम पर नहीं आ रहा है। और जब सेम टाइप के एटम पर नहीं आ रहा है तो भैया पीरियड में ईएन देखो और ग्रुप में साइज देखो। बच्चों ये ग्रुप के एलिमेंट हैं तो ग्रुप में बच्चों यहां पर आप साइज चेक करेंगे और साइज के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि स्टेबल कॉन्जुगेट बेस जो रहेगा वो A इज मोर स्टेबल देन B। और जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस रहेगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो A इज मोर एसिडिक देन B, यहां पर आंसर आएगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है KA में A इज ग्रेटर देन B आ गया। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब साहब एसिडिक स्ट्रेंथ के इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये एसिड बेस केटाइन एनाइन वापस लौट कर आएगा, धमाके के साथ आएगा, रेजोनेंस को साथ में लेकर आएगा। अभी आप बच्चों हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं मगर इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा बच्चों इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगला टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका नाम है रेजोनेंस। अब वो आ गया। अब साहब रेजोनेंस क्या है बच्चों? रेजोनेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। क्या बताया? यहां पर बच्चों O-, ठीक है, इसे बोलते हैं लल्ला लोन पेयर। बच्चों लल्ला लोन पेयर एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, मन की आंखों से देखना पड़ता है। यहां 2 लोन पेयर है मगर यहां आने पर 1 लोन पेयर रह जाता है, मतलब 3 लोन पेयर हो जाते हैं। जैसे ही एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए तो 1 लोन पेयर प्लस कर देते हैं। इसी तरह से बच्चों नाना पाटेकर के पास 1 लल्ला लोन पेयर है और अगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए तो 1 लोन पेयर प्लस कर देते हैं। यहां पर 2 लल्ला लोन पेयर आ जाते हैं। तो भाई साहब यहां पर एक बात को आप अच्छे से कान खोल कर सुन लीजिए कि जब कभी भी लल्ला लोन पेयर का क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, मन की आंखों से आपको देखना पड़ेगा, एग्जाम में दिखाई नहीं देगा। और अगर किसी एग्जाम में दिख रहा है तो वो एग्जाम भी नहीं है, बुद्धू बनाया जा रहा है आपको। तो भाई साहब यहां पर जो है लल्ला लोन पेयर के बारे में बात करी हमने। NO2 का फोटो बच्चों डबल होता है, एल्डिहाइड का फोटो डबल होता है, एसिड का फोटो डबल होता है, कीटोन का फोटो डबल होता है, साइनाइड का फोटो ट्रिपल होता है। ये भी एग्जाम में नहीं दिखते हैं, मन की आंखों से दिखाई देने चाहिए। मतलब आपकी मन की आंखों में बच्चों ऐसा फोटो आना चाहिए, यहां पर ऐसा फोटो आना चाहिए, यहां पर बच्चों ऐसा फोटो आना चाहिए और यहां पर बच्चों ऐसा फोटो आना चाहिए और ये वाला फोटो ऐसा होगा। तो मन की आंखों का अगर आप यूज करते हैं तो मन की आंखों में साहब ऐसे फोटो अगर आपके आते हैं तो साहब ये दिखाई नहीं देते, मन की आंखों से देखने पड़ेंगे। तो ये डबल ट्रिपल आपको पता होने चाहिए। दूसरा, रेजोनेंस स्टार्ट करने से पहले साहब एरो का डायरेक्शन अगर आपको नहीं आता तो आप बर्बाद हैं। एरो मतलब इलेक्ट्रॉन देना। बच्चों इस एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जाना और यहां से इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जाना और अगर हाफ एरो जा रहा है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जाना। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। यहां पर अगर आपने एरो ऐसा बना दिया, ये करीना तो खुद लूटी पीटी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये कैसे देगी? तो ये वाला एरो बच्चों गलत है। तो यहां पर अगर हम एरो के बारे में बात करें तो
इसमें जो एरो रहेगा वो एरो ये वाला सही रहेगा। इसी के साथ बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल, करीना 4 बॉन्ड बनाती है, नाना 3 बॉन्ड बनाता है। करीना 4 बॉन्ड बनाती है, नाना 3 बॉन्ड बनाता है। यदि एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देना, मगर एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आए तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्लस नहीं करना। यहां पर बच्चों वेकेंट है, यहां पर एक वेकेंट ऑर्बिटल है, मगर यहां पर 0 वेकेंट ऑर्बिटल है, कोई वेकेंट नहीं है। क्योंकि नाना कितने बॉन्ड बनाता है? नाना 3 बॉन्ड बनाता है। यहां कितने हैं? 4 हैं। एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेकेंट ऑर्बिटल है तो हम कहेंगे बिल्कुल है। यहां पर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए क्या कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। बट अगर यहां पर आपसे पूछ लिया जाए क्या इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वेकेंट है। यहां पर बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, कितने बॉन्ड बनाती है? 2। यहां कितने हैं? 3 है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। बट अगर बच्चों आपको एग्जामिनर ने ऐसा फोटो दे दिया और बोला कि बताइए यहां वेकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, तो एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो आप एक वेकेंट ऑर्बिटल को प्लस कर देना। अब साहब अगले पॉइंट के बारे में, ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने पहले भी बताई थी, मगर आपकी जीओसी बर्बाद ना हो जाए इसीलिए जो है इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों पूरी ऑर्गेनिक में 2 चार्ज है, कैटाइन है और एक एनाइन है। इस कैटाइन एनाइन के इर्द गिर्द पूरी जीओसी घूमती है, इवन रिएक्शनें भी इस कैटाइन एनाइन के इर्द गिर्द घूमती है। तो कैटाइन एनाइन आपको आना चाहिए। साहब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। बच्चों रेजोनेंस को पढ़ने से पहले हमें इसका एक सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और उस सब टॉपिक का नाम है कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या चीज है? तो कॉन्जुगेशन है द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू another orbital known as a conjugation. The movement of the electron from one orbital to another orbital known as a conjugation. एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाना उसे साफ बोला जाता है कॉन्जुगेशन। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का मूव हो जाना कहलाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अब साहब समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मान लीजिए बच्चों एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, ये एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मेरी पॉकेट से आपके पॉकेट में 500 का नोट ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेशन। और उसके लिए होना क्या चाहिए? आपके पास पॉकेट होना चाहिए और मेरे पास 500 का नोट होना चाहिए। तो दोनों की पॉकेट में एक पॉकेट भरा और एक पॉकेट खाली। बताओ दोनों पॉकेट खाली है, क्या कॉन्जुगेशन होगा? नहीं होगा। दोनों पॉकेट भरे हैं, क्या कॉन्जुगेशन होगा? नहीं होगा। मेरा भरा आपका खाली होगा या नहीं होगा? होगा। आपका भरा मेरा खाली होगा या नहीं होगा? होगा। तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन। अब जो कॉन्जुगेशन के टोटल 6 केस हम यहां पर डिस्कस करेंगे, मगर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वो पॉइंट्स आप लिख लीजिए, मेरे साथ ही नोट कीजिए क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो लिखेंगे those atom which are sorry
those atoms which are participating in conjugation must be planar और लीनियर। ब्रैकेट में हाइब्रिडाइजेशन लिख लेना, sp2 एंड sp। p और d ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट। p और d ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट। ऑर्बिटल must be parallel to each other। Orbital must be parallel to each other। बच्चों यहां पर अगर हमने बात करी कि ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि ऑर्बिटल एक दूसरे के इस तरह से पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। इन दी कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स pi bond will convert into lone pair and lone pair will convert into pi bond। In the conjugative structures, pi bond will convert into lone pair will convert into pi bond। All the conjugative structures separated by डबल हेडेड एरो, दो मुंह वाला तीर। इन दी कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पोजीशन ऑफ सिग्मा एंड एटम विल रिमेन सेम। देखिए द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना कहलाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट यहां पर अगर हम बात करें वो बात है कि जो भी एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा वो sp2 या sp रहेगा। जो भी एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा वो sp और sp2 रहेगा, ठीक है। p और d ऑर्बिटल रहेंगे, ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, और ये सारी बातें बच्चों हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर टोटल 6 केस कॉन्जुगेशन के हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला केस नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। केस नंबर 1 बच्चों, जब कभी भी पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल यदि ऑल्टरनेट पोजीशन पे दिया हो। अब बच्चों पाई सिंगल वेकेंट में डबल सिंगल वेकेंट भी हो सकता है और ट्रिपल सिंगल वेकेंट भी हो सकता है। अब देखिए पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल वेकेंट, तो पाई सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल यदि ऑल्टरनेट पोजीशन पे दिया होगा, पाई सिंगल वेकेंट यदि ऑल्टरनेट पोजीशन पर दिया होगा तो कॉन्जुगेशन हो सकता है। कॉन्जुगेशन होने के लिए ऑर्बिटल बच्चों अब क्या है, कैसे है, समझने की कोशिश करते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल बच्चों दिखाई नहीं देंगे, मन की आंखों से देखने पड़ेंगे। अब आप देखिए यहां पर अगर आप देखें, क्या यहां पाई सिंगल
देखो पॉजिटिव का मतलब वेकेंट नहीं है, मगर एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देना। तो यहां पर आप देखिए पाई सिंगल वेकेंट। बताइए वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? होगा। अरे इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन। बच्चों अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम यहां पर आपको ड्रॉ करके बताऊं, ऑर्बिटल डायग्राम बोले तो इतनी सी बात कि यहां पर एक वेकेंट ऑर्बिटल है और यहां ऑर्बिटल ने एक दूसरे के साथ कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो साहब यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है और यहां ये इसी का जो है सोनोग्राफी कर दिया मैंने। अब साहब कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सिखाता हूं बच्चों। अब बच्चों यहां पर देखिएगा कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना कॉन्जुगेशन। मैंने पहला पॉइंट आपको लिखाया था कि जो भी एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा वो प्लेनर होना चाहिए। तो साहब sp2 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 प्लेनर है। दूसरा पॉइंट लिखाया कि p और d ऑर्बिटल होने चाहिए। आप देखिए p ऑर्बिटल है। तीसरा पॉइंट लिखा है ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। साहब कॉन्जुगेशन यहां पर हो रहा है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर परपेंडिकुलर होंगे क्या केच केच थोड़ी खेलेंगे इलेक्ट्रॉन का, पैरेलल होने चाहिए। अभी कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? होगा। अब होगा, अब होगा। पैरेलल होने चाहिए। अगर पैरेलल है तो कॉन्जुगेशन होगा, अगर पैरेलल नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैंने आपको लिखाया, कॉन्जुगेशन में बच्चों पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है लोन पेयर में, लोन पेयर कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड में। ये पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव करने जा रहे हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, तो ये पाई बॉन्ड यहां पर मूव कर कर बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। यहां पर पहले से वेकेंट था और यहां पर फिर वेकेंट आ गया। बच्चों इसी कांड को आप ऑर्बिटल में देखिए, ये पाई बॉन्ड इधर मूव करा तो भाई साहब इस ऑर्बिटल में क्या बन गया? लोन पेयर आ गया और ये वेकेंट हो गया, ये पहले से वेकेंट था। तो पाई किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर में। और अगर ये लोन पेयर बच्चों वापस इधर गिर जाए तो ये लोन पेयर बच्चों वापस यहां पर क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड बना लेगा और ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो आप यहां पर ऑर्बिटल में देखिए, ये लोन पेयर बच्चों जैसे यहां से मूव कर जाएगा, मूव करने के बाद यहां पर क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड बना लेगा और ये ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो साहब क्रिस्टल क्लियर बात है, पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लोन पेयर में। लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है? पाई बॉन्ड में। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर जो है चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि पाई बॉन्ड कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में, लोन पेयर कन्वर्ट हुआ पाई में। तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट लिखाया कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो। दो मुंह वाले तीर से बच्चों इसको सेपरेट करना है। मतलब दो मुंह वाले तीर का मतलब क्या होगा अभी डिस्कस करेंगे। बच्चों मैंने आपको बोला कि कॉन्जुगेशन में एटम का पोजीशन सेम नहीं रहता, मतलब रहता है। बच्चों क्या मैंने यहां से इस एटम को यहां से उखाड़ा और यहां पर चिपकाया है? क्या नहीं चिपकाया। जो सिग्मा यहां बना है वो यहां बना है, वो यहां बना है। मतलब सिग्मा और एटम का पोजीशन विल रिमेन सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो साहब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में अगर हम बात करें तो बात इतनी सी है कि जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो साहब कॉन्जुगेशन ऑलवेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी। बच्चों जो भी एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है वो sp2 मतलब प्लेनर है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है और पैरेलल ऑर्बिटल में पाई कन्वर्ट हो रहा है लोन पेयर में, लोन पेयर कन्वर्ट हो रहा है पाई बॉन्ड में। डबल हेडेड एरो से सेपरेट कर दिया। सिग्मा जो यहां बना है वो यहां बना है, वो यहां बना है। मतलब सिग्मा के पोजीशन में भी कोई चेंजेस नहीं आया। अब साहब आता है कि सर क्या इतना बड़ा लिख लिख के कॉन्जुगेशन कराना पड़ेगा? नहीं, ये तो सपने में आना चाहिए भाई, ठीक है। अब साहब इसका कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करने जा रहे हैं तो कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का बच्चों बेस्ट तरीका क्या है? 1 2 का 3 करेंगे।
पहले विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बना लेंगे। तो विदाउट पाई बॉन्ड बच्चों एज इट इज फोटो बना लिया। अब इसके बाद बच्चों 1 2 का 3 किया जाएगा। 1 2 का 3 कैसे करेंगे, तो अब आप देखिएगा 1 2 3। बच्चों हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे और थर्ड पर आ जाएगा वेकेंट ऑर्बिटल। 1 और 2 के बीच में क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, थर्ड पर क्या आ जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल। अब एरो का डायरेक्शन यहां पर दिखाएंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे तो इस कारीना और करीना के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, वेकेंट। एरो का पाप यहां करेंगे, नजर पड़ोस में आएगा, पाप यहां करेंगे, नजर पड़ोस में आएगा। तो साहब पाई बॉन्ड जो है यहां पर किस में कन्वर्ट हो गया, यहां से जो है मूवमेंट हो गया। तो ये आपने डायरेक्ट 1 2 का 3 से करेंगे। तो 1 2 3 विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बना लो और उसके बाद 1 2 का 3 कर दो। 1 2 का 3 मतलब 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर क्या आ जाएगा, वेकेंट। यही एक तरीका है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए क्या इन चचा के पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है, तो साहब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर देखिए पाई सिंगल, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो वेकेंट ऑर्बिटल का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर वेकेंट एब्सेंट है, तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यहां पर बच्चों अगर आपसे पूछा गया CS2 डबल बॉन्ड CH, CS2 पॉजिटिव, अब अगर आपसे पूछा गया क्या कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। पाई सिंगल सिंगल वेकेंट, हमें चाहिए पाई सिंगल वेकेंट, मगर यहां क्या आ गया, पाई सिंगल सिंगल वेकेंट, तो यहां पर भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो अल्टरनेट पोजीशन में यदि पाई सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल आता है देन कॉन्जुगेशन होता है। तो बच्चों कॉन्जुगेशन का ये फर्स्ट केस हमने डिटेल में यहां पर डिस्कस करा विद कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है, कंप्लीट पॉइंट्स सारे डिस्कस कर लिए। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम जो है लगातार चालू रखेंगे। तो जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।